देखिए, हमने सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज किए तो मेनली उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमने एनालिसिस किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना नेट प्रॉफिट है, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, सारे रेशियोज हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पे कैलकुलेट हुए थे। तो उससे बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी पता पड़ती है, बिजनेस का प्रॉफिट अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हमने टर्नओवर रेशियोज़ किए। टर्नओवर रेशियोज़ में मेनली रेवेन्यू या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू से आप करते हो, और जिस चीज़ का टर्नओवर देख रहे हो उस चीज़ को आप डिनोमिनेटर में रखते हो। इन्वेंट्री का है तो इन्वेंट्री रहेगा, वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल रहेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स है तो ट्रेड रिसीवेबल्स रहेगा, ट्रेड पेबल है तो ट्रेड पेबल रहेगा। तो ये टर्नओवर रेशियोज़ हमारे हुए। अब हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट रेशियोज़। बैलेंस शीट रेशियोज़ बेसिकली बैलेंस शीट का एनालिसिस किया जाता है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रियल लाइफ में जब हम एनालाइज करते हैं कि कोई बिज़नेस अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, बैलेंस शीट रेशियोज़ से ये चीज़ मालूम पड़ती है। आपके एग्ज़ाम के हिसाब से तो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन रियल लाइफ में बैलेंस शीट रेशियोज़ से का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन एनी कंपनी। तो बैलेंस शीट रेशियोज़ पढ़ना स्टार्ट करने से पहले बैलेंस शीट को भी जानना पड़ेगा कि बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है और बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपका दिया गया चैप्टर नंबर 1 में, जो कंपनी का फॉर्मेट है। सो हम बैलेंस शीट रेशियो स्टार्ट करने से पहले एक बारी जो चैप्टर 1 आपकी बुक का है उसमें जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्हीं आइटम्स के नाम से यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आएंगे। अदरवाइज़ फिर ये नॉन करेंट लायबिलिटीज़, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इनका सबका मीनिंग आपको ठीक से नहीं आएगा तो आप क्वेश्चंस यहाँ कर नहीं पाओगे। तो पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर 1 में आपका दिया गया है। तो जो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, मान लीजिए आपकी 75 to 80% चैप्टर 1 आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत और रह जाएगा, प्लस क्वेश्चंस रह जाएंगे। जब हम उस चैप्टर को अलग से करेंगे तब वो चैप्टर हमारा कंप्लीट होएगा, बट 70-80% आपका यहीं पर ही कवर हो जाएगा। चैप्टर 1 की अगर हम बात करें उसमें क्वेश्चंस यूजुअली इसी तरह से आते हैं कि मान लीजिए इन्वेंट्रीज़ हैं, इन्वेंट्रीज़ को बैलेंस शीट में कौन से हेड में दिखाया जाता है, या ऐसा आ जाएगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को कौन से हेड में या सब हेड में दिखाया जाता है। तो वो हमें हेड सब हेड मालूम होने चाहिए। तो वो चीज़ हमारी अभी जो हम डिस्कशन करेंगे बैलेंस शीट फॉर्मेट का उसके अंदर कवर हो जाएगी। तो एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ आ जाएगा, उसके बाद यहाँ के क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हेड सब हेड ये सब चीज़ें क्या होती है। जैसे हमने शेयर कैपिटल का फॉर्मेट डिस्कस किया था कंपनी अकाउंट्स वाले चैप्टर में। शेयर कैपिटल किस तरह से दिखाते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल। तो अब हम पूरी बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे कि पूरी बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आपके कवर होते हैं। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ये जिस फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, ये फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है। आइटम सब वही है, बट पर्टिकुलर इस तरह से बैलेंस शीट बनानी है ये सिर्फ कंपनीज़ के ऊपर है कंपलसरी। पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप वाले जैसे चाहें उस तरह से बना सकते हैं। ये सिर्फ कंपनीज़ पे क्यों है, बिकॉज कंपनीज़ एक्ट के अंदर ये फॉर्मेट स्पेसिफिकली दिया गया है। कंपनीज एक्ट में फॉर्मेट दिया गया, इसलिए जो भी कंपनी इंडिया में है उसको ये फॉर्मेट फॉलो करना कंपलसरी है। सो ये फॉर्मेट आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है, पेज नंबर आपके पास बुक अगर अभी है तो आप पेज नंबर ओपन कर सकते हो। पेज नंबर 1.5 पे दिया गया है फॉर्मेट। आसान सा है, जल्दी से समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट है। फर्स्ट चीज़ हमने क्या जानी है, वर्टिकल फॉर्मेट है।
पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आता है, उसके बाद नीचे असेट्स आते हैं। यहाँ बीच के अंदर आप देखिए डबल लाइन खींची हुई है, यहाँ लाइबिलिटीज़ का टोटल आ गया, उसके बाद असेट्स आएंगे, असेट्स का टोटल यहाँ पर आएगा। दूसरा जो फॉर्मेट हम यूजुअली डिस्कस करते हैं वो हॉरिजॉन्टल होता है, जो पार्टनरशिप के टाइम हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में बनाया था। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज़, राइट हैंड साइड पे असेट्स, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कहलाता है। ये आपका वर्टिकल फॉर्मेट है, ऊपर लाइबिलिटीज़ नीचे असेट्स। तो वहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता है, यहाँ ऊपर और नीचे होता है, बट बेसिक कंसेप्ट सारे वही रहेंगे। जो चीज़ लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी में आएगी, जो चीज़ असेट है वो असेट्स में ही आएगा, उसमें कोई आपका चेंज नहीं हो रहा है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ जो है आपका, अच्छा ऊपर फॉर्मेट में यहाँ देख लें, देखिए यहाँ पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है, यहाँ नोट नंबर। तो जब हमने कंपनी अकाउंट्स बनाया था तो नोट का मतलब हमने वहाँ सीखा था। फिगर्स एट द एंड ऑफ करेंट रिपोर्टिंग पीरियड, करंट साल के लिए, जैसे मान लीजिए अभी 2022 मार्च की अगर मैं बना रहा हूँ तो मार्च 2022 के सारे नंबर्स यहाँ पे आएंगे, और पिछले साल के नंबर इधर आते हैं, फिगर्स एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, ताकि जो पढ़ रहा है उसको पढ़ के कंपैरेटिव मालूम पड़ जाए, पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या नंबर्स आए आपके। शेयर कैपिटल है, पिछले साल 100 रुपये थी, इस साल 200 है, तो आपको पता पड़ जाएगा 100 रुपये से शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हुई है। तो 2 साल का डेटा दिखाना ज़रूरी होता है, करंट ईयर और इमीडिएटली प्रीवियस ईयर का। तो अगर मान लीजिए 2022 की बैलेंस शीट है, 22 का कॉलम 3 में आएगा, 21 का कॉलम 4 के अंदर आएगा। तो 2 साल का डेटा यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म में देना कंपलसरी है, हर एक कंपनी को देना ज़रूरी है। ऊपर नेम ऑफ द कंपनी है, बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट है, जैसे 31 मार्च 2022, नेम ऑफ द कंपनी यहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस शीट एज एट 31 ऑफ मार्च 2022। अब हम लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इसमें 4 मेन हेडिंग्स हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। 4 हेडिंग क्या क्या आ गए, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटी। ये 4 मेन हेडिंग है। जितनी चीज़ें बैलेंस शीट में है सारी चीज़ें इन हेडिंग्स के अंदर कवर हो जाती है। अब इस मेन हेडिंग में सब हेडिंग है। सब हेडिंग शेयर होल्डर फंड में क्या क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो शेयर होल्डर फंड में 3 चीज़ आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है वो सब हम अलग से एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो मान लीजिए जैसे आपको रेशियो का कोई क्वेश्चन करना है, वहाँ पर शेयर होल्डर फंड निकालने की ज़रूरत है। तो शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए आपको शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट दिया है, तो तीनों को आप ऐड करोगे तो शेयर होल्डर फंड आपको मिल जाएगा। अगर शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लस भी दिया हुआ है, तो हम सीधा ही शेयर होल्डर फंड ले लेंगे। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो उसके अंदर है। शेयर होल्डर फंड ये मिल गया तो इनको वापस मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये शेयर होल्डर्स फंड्स हो गया। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका क्या मतलब है, जब हम कंपनी जो होती है, कंपनी जब फर्स्ट एंट्री आप डालते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आपकी फर्स्ट एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर सेकेंड एंट्री आपकी होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। जब आप एंट्रीज करते हैं, फर्स्ट एंट्री आपकी होती है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, सेकेंड आपकी होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है ना। अब ये अलग अलग टाइम पे होगी, पहले एप्लीकेशंस आएगी फिर बाद में हम अलॉटमेंट करेंगे, थोड़े दिन का गैप होता है। मान लीजिए जब मैंने ये एंट्री डाली
इसके बाद ही सपोज़ करिए एंट्री मैंने डाली 25 मार्च को और फिर 31 मार्च यहाँ पे आ गया। अब ये वाली जो एंट्री है ये तो मैं थोड़े दिन बाद करूँगा, मान लीजिए मुझे 10 अप्रैल को करनी है एंट्री, तो यहाँ तो मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट प्रिपरेशन रिक्वायर्ड। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, तो ये जो शेयर एप्लीकेशन है, जो कि एप्लीकेशन आ गई है, अलॉटमेंट अभी नहीं किया गया है, तो इस तरह का जो अमाउंट है ये लाइबिलिटी साइड में अलग से यहाँ दिखाया जाता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी मिल गया है, अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है। इसको हम यहाँ शेयर कैपिटल में नहीं दिखाएंगे, जो इशूड सब्सक्राइब्ड जो हमने सीखा था कंपनी अकाउंट के चैप्टर में, वहाँ पर ये नहीं आएगा फिर, क्योंकि यहाँ सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई है, एज ऑफ नाउ हमने और कुछ किया नहीं है। तो ये सेकंड पॉइंट का मीनिंग समझना है अच्छे से। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब अभी अलॉटमेंट की एंट्री डली नहीं, 31 मार्च के दिन तक सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई है और कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, अब देखिए करेंट लाइबिलिटी और नॉन करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटीज़, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट मुझे अगले 12 महीने के अंदर अंदर करना है। ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट मुझे अगले 12 मंथ्स के अंदर अंदर करना होगा, उसको हम करेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने उधार पे सामान रॉ मटेरियल ख़रीदा, उधार पे रॉ मटेरियल ख़रीदा, तो बाज़ार में आप चीज़ खरीदने जाते हो, आपको पता होगा भाई कितने दिन का उधार देगा कोई, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, इससे ज़्यादा का उधार कोई नहीं देता। तो वो क्रेडिटर है, क्रेडिटर का पेमेंट मुझे 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर करना पड़ता है। 1 साल तो बहुत हो गया, पर यहाँ पर नॉर्म ये है कि अगले 1 साल के अंदर तक भी अगर कोई पेमेंट हो रहा है तो उसको करेंट लायबिलिटी में गिना जाता है। तो इसलिए क्रेडिटर हमारा जो हो गया वो करेंट लायबिलिटी हो गया। नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होता है, जिसका पेमेंट एटलीस्ट कम से कम 1 साल के बाद हमें करना हो। 1 साल से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, फिर 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए डिबेंचर्स इशू किए, ठीक है ना, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कब होना है, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद होना है। तो इसका पेमेंट हमारा 5 साल के बाद होगा, तो डिबेंचर्स हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी में आएगा। बैंक से लोन लिया, 3 साल के बाद पेमेंट करना है, तो ये नॉन करेंट लायबिलिटी में है। तो करेंट मतलब जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर करना है, नॉन करेंट मतलब जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करना है, एटलीस्ट 1 साल के बाद करना है। इसी तरह से करेंट असेट्स होते हैं, जब असेट करेंगे तब करेंगे उसे। तो करेंट नॉन करेंट डिस्कशन, बेसिक बात 1 साल वाला क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, लेकिन 1 साल वाले क्राइटेरिया के साथ एक कंसेप्ट और इसमें चलता है, ऑपरेटिंग साइकिल का। ऑपरेटिंग साइकिल का भी कंसेप्ट होता है, तो 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज़ अर्लियर वाला कंसेप्ट चलता है। तो ये हम बाद में करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। अभी हमारे क्राइटेरिया मेन आपको क्या ध्यान रखना है, 12 मंथ्स का आपको क्राइटेरिया यहाँ पे ध्यान रखना है। सो रियल लाइफ में भी मोस्ट ऑफ द जगह 12 मंथ्स का ही क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है। तो ये आपको 12 मंथ्स वाला यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर अगले 12 महीने में कोई पेमेंट है तो करेंट में आएगा, 12 महीने के बाद कोई पेमेंट है तो वो नॉन करेंट के अंदर आएगा। अब अगर आप इसे देखते हो नॉन करेंट लायबिलिटी, तो इसमें जो भी 4 चीज़ आ रही है, ये सब चीज़ें हमारी 1 साल के बाद पेमेंट वाली है। करेंट लायबिलिटी जो 4 चीज़ आ रही है 1 साल के अंदर अंदर वाली पेमेंट की। अब थोड़ा सा आप इसको जो पार्टनरशिप में आपने बैलेंस शीट पढ़ी थी उससे कंपेयर करके सोचो कि उसमें भी यही चीज़ें आती हैं। थोड़ा सोचिए, उसमें भी यही चीज़ें आती है, कुछ अलग और इसमें नहीं आता। शेयर होल्डर फंड बेसिकली कैपिटल है, रिजर्व्स हैं, लायबिलिटीज़ है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, एक्सपेंसेस पेबल, यही सब चीज़ें आती हैं। बट यहाँ एक अलग तरीका बना दिया। जैसे मान लीजिए आपकी रिपोर्ट कार्ड मिलती है, स्कूल में आपको रिपोर्ट मिलती है एग्ज़ाम के बाद,
रिम्मी के स्कूल में अलग फॉर्मेट में मिल रही है, दक्ष के स्कूल में अलग फॉर्मेट में। फॉर्मेट मतलब रिम्मी के स्कूल में को अलग तरह से बनाया गया है कि इंग्लिश के मार्क्स ऊपर लिखें, हिंदी के मार्क्स नीचे लिखें, अकाउंट्स के मार्क्स उसके बाद लिखे हुए हैं। दक्ष के स्कूल में अकाउंट्स के ऊपर लिखे हुए हैं, हिंदी के नीचे, इंग्लिश के नीचे लिखे हुए हैं। मान लीजिए आप दोनों मुझे अपनी रिपोर्ट भेजोगे, अब मुझे दोनों की कंपेयर करनी है, तो मेरे लिए कंपैरिजन आसान नहीं होगा। मुझे देखना पड़ेगा, अच्छा इसके इंग्लिश के यहाँ लिखे हुए थे, इसके हिंदी के यहाँ लिखे हुए हैं, इसके अकाउंट्स के यहाँ लिखे हुए थे, इसके इंग्लिश के यहाँ लिखे हुए हैं, इसकी रिपोर्ट में गेम्स पीरियड के मार्क्स नहीं है, इसकी रिपोर्ट के अंदर लाइब्रेरी के मार्क्स अलग से दिए गए हैं, तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। इस कंपैरिजन को आसान बनाने के लिए जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट ने एक फ़िक्स फॉर्मेट बना दिया, भाई जो भी कंपनी है सब लोग बैलेंस शीट ऐसे ही बनाएंगे। तो अब मुझे इंडिया में किसी भी कंपनी की मैं बैलेंस शीट अगर डाउनलोड करूँगा इंटरनेट से, तो वो इसी फॉर्मेट में बनी हुई दिखेगी। तुरंत मैं देख सकता हूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ पे लिखी हुई है, ट्रेड पेबल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कंपेरेबिलिटी आसान हो जाती है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर फॉलो होता है तो उसके कारण। तो ये कारण है, अगर आपसे कभी वाइवा में प्रैक्टिकल में टीचर पूछता है कि क्यों एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया गया बैलेंस शीट का, क्यों हर लोग अपनी अपनी तरह से बैलेंस शीट नहीं बना सकते, तो इसका कारण क्या है कि कंपेरेबिलिटी आसान हो जाती है एक कंपनी से दूसरी कंपनी। वे कंपेयर करना ज़रूरी है। जब मैं 4-5 कंपनियों को कंपेयर करूँगा, उसके बाद मुझे पता पड़ेगा कि किस कंपनी के शेयर्स मैं ख़रीदूँ, कौन सी कंपनी अच्छी है, तो उसके लिए मुझे सबका डेटा सेम फॉर्मेट के अंदर चाहिए। तो क्या क्या आ गया, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। देखिए सेकंड वाला पॉइंट अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए उसके लिए है, अदरवाइज इसका ज़्यादा कुछ काम पड़ता नहीं है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, करेंट लाइबिलिटीज़। तो अब अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं टोटल लाइबिलिटीज़ का, टोटल लाइबिलिटीज़ इक्वल टू व्हाट, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस शेयर एप्लीकेशन मनी प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ प्लस करेंट लाइबिलिटीज़। फॉर्मेट समझ में आ गया, फॉर्मूला आसानी से समझ आएगा, क्वेश्चंस आप रेशियो के आराम से कर सकते हो। टोटल लाइबिलिटीज़ इक्वल्स शेयर होल्डर फंड्स प्लस शेयर एप्लीकेशन मनी प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ प्लस करेंट लाइबिलिटीज़। मान लीजिए करेंट लाइबिलिटीज़ नहीं दिया, उसकी जगह दे दिया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड ट्रेड पेबल्स दे दिया। तो अब मेरी टोटल लाइबिलिटीज़ क्या होगी, शेयर होल्डर फंड्स प्लस एप्लीकेशन मनी प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्लस ट्रेड पेबल्स। इस तरह से मेरा फॉर्मूला यहाँ से बनेगा। इस स्टेज पे आपको कंसेप्ट पता पड़ जाना चाहिए कि क्यों हमने इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को पहले लिया है रेशो के चैप्टर के अंदर। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस भी कर सकते थे कि भाई फॉर्मूला यहाँ पर से आप रट लीजिए, बट यहाँ से समझ के फिर रेशो का क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ तक कुछ डाउट तो आप पूछिए, फिर हम इस फॉर्मेट को डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। किसी को भी कुछ डाउट यहाँ तक? चलिए अब हम सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अभी हम 1 बाय 1 सारा डिस्कस करेंगे, फिर हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पे आएंगे। हालांकि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ और डेफर्ड टैक्स असेट्स है ना, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। आपके सिलेबस के हिसाब से आपको वैसे नाम पता होना चाहिए कि भाई हाँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी करके जो है ये नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है। क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, उस सब की भी आपको यहाँ पर इस स्टेज पे ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इस फॉर्मेट को हम डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए शेयर होल्डर्स फंड्स, सबसे फर्स्ट चीज़ शेयर कैपिटल, इसको वापस डिस्कस नहीं करेंगे। इसका पूरा फॉर्मेट हमने कंपनी अकाउंट्स के अंदर सीखा था। कंपनी अकाउंट्स वाले में पहले ऑथराइज्ड आती है, फिर इशूड आती है, फिर सब्सक्राइब्ड आती है, पेड अप, अनपेड, पार्टली पेड अप, वो सब चीज़ हमने शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में सीखी थी। तो वो शेयर होल्डर फंड की शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, वो पूरा फॉर्मेट कंपनी अकाउंट के चैप्टर में जो पढ़ा था
वो का वही आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी एडिशनल नहीं है। अगर आप बुक में अपना देखोगे फर्स्ट चैप्टर में, तो आपको सब कुछ वही मिलेगा। इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर में आपके यहाँ पे डिस्कशन कम है, कंपनी अकाउंट में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन था। तो पेज नंबर 1.6, 1.7, 1.8 यहाँ पर आपका शेयर कैपिटल का दिया गया है। सब कुछ वही है जो कंपनी अकाउंट में पड़ा था। तो इसको हम यहाँ पे शेयर कैपिटल की डिटेल, इसको हम यहाँ पर डिस्कस वापस से नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेट में रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस कई तरह के हो सकते हैं। रिजर्व्स का मतलब भी हमें पता है कि अगर प्रॉफिट में से कुछ पैसा हम अलग रखते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने तरह के होते हैं जो फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं? फर्स्ट हो गया आपका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कौन से टॉपिक में पढ़ा था? For consideration other than cash. कौन सा? No, sir. कैपिटल रिजर्व कौन से टॉपिक में हमने पढ़ा था? कैपिटल रिजर्व की जर्नल एंट्री कौन से टॉपिक में आई थी? Forfeited share. फोर फीचर ऑफ शेयर्स। यस, जब हम शेयर्स को फोरफीट करते हैं, मतलब हमने शेयर किसी के कैंसिल कर दिए, तो उसके पैसे हम कंपनी अपने पास रख ली थी, पैसे वापस नहीं लौटाती, वो प्रॉफिट हो गया कंपनी का। 10 रुपये का शेयर था, किसी ने 6 रुपये दिए, बाद में पैसे नहीं दिए, तो 6 रुपये भी कंपनी उसको लौटाएगी नहीं, उसके शेयर भी कैंसिल करके किसी और को बेच देगी। तो वो प्रॉफिट हुआ, 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट कोई बिजनेस चला के नहीं हुआ है कि आप जिस चीज़ का बिजनेस का, मान लीजिए कोई कार की कंपनी हो, कार बेच के प्रॉफिट नहीं हो, तो आपको इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग कैपिटल आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये रिजर्व क्या होता है? रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। ये कैपिटल प्रॉफिट्स में से जो प्रॉफिट होता है, दिस इज कॉल्ड योर कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, देखिए हर एक इनका जो डेफिनेशंस है, चांस कम होते हैं कि डेफिनेशन पूछे कि भाई क्या होता है, बट मोटा मोटा आपको इनकी सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर इनका मीनिंग की डेफिनेशन नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ज़रूर याद होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम में आएगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहाँ पे आता है, आप लिखोगे मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स, सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आता है। इतना आपको सब आना चाहिए। जितने आइटम्स मैं आपको बताऊंगा ये सब किस हेडिंग के सब हेडिंग के अंदर आ रहे हैं। उस चीज़ का मीनिंग आपको आता है नहीं आता, उसके चांस एग्ज़ाम में आने के बहुत कम है, बट आपको आना आता है तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। तो जब हम चैप्टर 1 के क्वेश्चंस करेंगे बाद के अंदर, रेशियो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, तो वहाँ क्वेश्चंस आप करोगे, आपको क्विकली पता पड़ जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या हो रहा है। चलिए, तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है? इट इज़ द रिजर्व क्रिएटेड व्हेन कंपनी परचेजेस इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। कंपनी कई बार अपने खुद के शेयर्स परचेज करती है, तो जब वो खुद के शेयर्स परचेज करती है तो उस वक्त एक रिज़र्व बनाया जाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो ये बस इतना आपको याद रखना है, व्हेन कंपनी परचेजेज इट्स ओन शेयर्स, तो उस वक्त ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया जाता है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व आप लोगों को मालूम है क्या होता है? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व बताइए, व्हाट इज सर सिक्योरिटीज? जो शेयर्स पे एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं वो शेयर होल्डर्स, उसे कहते हैं। हाँ, शेयर्स पे जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं शेयर होल्डर, आपकी डेफिनेशन ठीक है। और इसको बेटर कैसे बना सकते हैं कि जब इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है, व्हेन इशू प्राइस इज़ ग्रेटर देन फेस वैल्यू, जैसे इशू प्राइस 12 रुपये है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो 2 रुपीज़ इज़ प्रीमियम। तो जो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा है दैट इज़ योर प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है भाई? आप अगर बाज़ार में कुछ चीज़ ख़रीदने जाते हो, तो एक तो उसका एक नॉर्मल वर्ज़न होता है, एक प्रीमियम वर्ज़न होता है महंगा वाला। नॉर्मल वर्ज़न होता है जो एक नॉर्मल रेट में आपको मिलता है, एक प्रीमियम वर्ज़न भी उसका होता है जो कि थोड़ा महंगा आता है, उसमें एडिशनल फीचर्स होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ प्रीमियम लिया जा रहा है कि भाई हमारी कंपनी ज़्यादा अच्छी है, तो 10 रुपये का शेयर आपको यहाँ पे 15 रुपये में मिलेगा।
तो वो प्रीमियम हो गया। तो उस प्रीमियम को, वो प्रीमियम कंपनी का प्रॉफिट है, दैट प्रीमियम इज़ अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी, और उस प्रॉफिट को भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही दिखाया जाता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर फेस वैल्यू, एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर फेस वैल्यू, या हम क्या बोल सकते हैं, इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू, इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, ये भी रिजर्व सरप्लस में आता है। देन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, आपके इसका क्वेश्चन पूछे जाने के चांस कम है क्योंकि रिडेम्पशन डिबेंचर आपके कोर्स में नहीं है। बट होता क्या है, ये रिजर्व क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जैसे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, भाई कंपनी जब अपने खुद के शेयर खरीद रही है, आप सोचो अपने खुद कंपनी अपने शेयर खरीद रही है, मतलब क्या करेगी, शेयर ले लेगी, पैसा दे देगी शेयर होल्डर को। देखिए मान लीजिए कंपनी ABC है ना, और रिम्मी ने इस कंपनी के शेयर खरीदे, रिम्मी शेयर होल्डर हो गई। तो जब शेयर खरीदे तब क्या हुआ, रिम्मी पेड मनी और रिसीव्ड शेयर्स मिले। अब इस कंपनी ने अपने शेयर्स बाय बैक कर लिए, बाय बैक खरीद लिए वापस से। तो अब क्या होगा, रिम्मी क्या करेगी, रिम्मी शेयर दे देगी कंपनी को, गिव शेयर्स टू कंपनी, और रिसीव मनी, और मनी रिम्मी को वापस मिल जाएगा। तो एक तरह से हो क्या रहा है कि आपको अपना पैसा वापस मिल गया। जब कंपनी ने शेयर्स बाय बैक किए तो शेयर होल्डर को अपना पैसा वापस मिल गया। तो एक तरह से रिडेम्पशन है ये। जैसे डिबेंचर का रिडेम्पशन मतलब डिबेंचर का पैसा कंपनी ने वापस लौटा दिया। तो डिबेंचर रिडेम्पशन उसी तरह से शेयर बायबैक भी एक तरह का रिडेम्पशन है, शेयर्स के लिए है। तो इसलिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कब बन रहा है, व्हेन कंपनी परचेजेज इट्स ओन शेयर्स। अगर कंपनी अपने खुद के शेयर्स परचेज करती है, परचेज इट्स ओन शेयर्स, तो उसको हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहते हैं। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या हुआ, जब डिबेंचर का रिडेम्पशन होता है, या बोलें हम जब डिबेंचर्स का रीपेमेंट होता है, तो उसके लिए जो रिज़र्व बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व। कि मुझे मालूम है कि मैंने आज डिबेंचर इशू किए, मान लीजिए मैंने आज मान लीजिए दिसंबर 2022 मैंने डिबेंचर इशू किए, डिबेंचर इशू किए 5 लाख रुपए के। मुझे पता है कि मुझे 5 लाख रुपए के डिबेंचर का पैसा एक दिन लौटाना होगा। कब लौटाना होगा, लेट से 5 ईयर्स के बाद, दिसंबर 2027 में मुझे पैसा लौटाना होगा। मुझे मालूम है 5 लाख रुपए की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी मुझे, आई विल नीड मनी, है ना, 5 लाख रुपए की मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, पहले से ही इन 5 सालों में ही कुछ कुछ पैसा अलग रखना शुरू कर दूंगा इस डिबेंचर के रिडेम्पशन के, ताकि उस दिन मुझे 5 लाख ढूंढना ना पड़े। बीच में 5 सालों में 1-1 लाख रुपए हर साल बचा बचा के रख लूँगा। उस रिज़र्व को बोलेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व। जिस दिन डिबेंचर का रिपेमेंट करना उसके लिए पैसा मैंने बचा के रखा हुआ है। तो रिज़र्व क्रिएटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बिल्कुल शॉर्ट में 1 लाइनर है। आपको अगर डेफिनेशन आएगी तो 1 मार्क से ज़्यादा की कोई डेफिनेशन बनती नहीं है। अगर वाइवा में कोई पूछेगा तो 1 लाइन में आंसर करना है। उसी के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे से सेंटेंस में डेफिनेशंस बनाई गई है। आप बुक में देखोगे, बुक में फिर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन होता है, क्योंकि बुक को पूरा उस बात को लिखना होता है। तो ये 1 लाइन में आपको समझ में आ गया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या है। रिजर्व क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग द डिबेंचर्स, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था। व्हाट इज रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन क्या होता है, पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था। व्हाट इज रीवैल्यूएशन? सर जब कोई चीज बेचते हैं तो उन पे जो फायदा होता है। कोई चीज़ बेचते हैं, नहीं, नॉट द राइट आंसर। जब पार्टनर का नए का एडमिशन हो रहा था तब भी हमने, हाँ सर वो क्या कहते हैं रीवैल्यूएशन, मतलब सर जब किसी एसेट के किसी एसेट की वो बढ़ती है वैल्यू या घटती है, या किसी लाइबिलिटी की वैल्यू घटती है बढ़ती है, तो उसे रीवैल्यूएशन। यस,
देखो, रीवैल्यूएशन हमने पार्टनरशिप में जब किया था, एडमिशन में भी होता है, रिटायरमेंट में भी होता है, डेथ में भी होता है, अलग अलग टाइम पे रीवैल्यूएशन होता रहता है। क्यों ज़रूरत पड़ती है रीवैल्यूएशन की? कंपनी ने मान लीजिए कि आज कोई असेट परचेज करी, आ- आज है, लेट से आज 15 दिसंबर है, असेट एक बिल्डिंग परचेज करी, ठीक है ना, एक बिल्डिंग परचेज करी 10 लाख रुपए की। क्या एंट्री हम डालेंगे? बिल्डिंग आएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्डिंग टू बैंक की मेरी एंट्री यहाँ पे डल गई, जर्नल एंट्री आ गई। अब इस बिल्डिंग को मैं बैलेंस शीट के अंदर दिखा दूंगा, इस बिल्डिंग को हम दिखा देंगे बैलेंस शीट में। कितने पे आएगी? ये 10 लाख की एंट्री है, इधर भी 10 लाख रुपए की एंट्री है, बिल्डिंग टू बैंक 10 लैक्स 10 लैक्स। अब बिल्डिंग तो कई साल चलेगी, ऐसा तो है नहीं कि आज खरीदी कल ख़त्म हो जाएगी, तो बिल्डिंग कई साल चलेगी। अब बिल्डिंगों का आपको पता है कि भाई बिल्डिंगों की तो वैल्यू रोज़ बदलती है, जिस घर में आप रहते हो उस घर की भी वैल्यू बाज़ार भाव के हिसाब से घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, ऐसा होता है। ये सब आप लोगों ने अपने घरों के केस में देखा होगा। घर होते हैं, शॉप्स होती है, दुकान होती है, मॉल में शोरूम्स होते हैं, सबकी वैल्यू घट रही है, बढ़ रही है। अब मान लीजिए थोड़ा सा 10 साल आगे ले जाते हैं, कोई जना इस कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ रहा है, कब? 15 दिसंबर 2032 को, 10 साल बाद, 15 दिसंबर 2032 को, 10 साल के बाद कोई जना इस कंपनी की बैलेंस शीट को रीड कर रहा है। अब 10 साल में सोचो कि बिल्डिंग की वैल्यू तो पता नहीं 10 लाख से कितनी हो जाएगी। आप लोगों ने भी देखा होगा, मकान के ज़मीनों के भाव तो बढ़ते रहते हैं यूजुअली। अब अगर 15 दिसंबर 32 में, अगर 15 दिसंबर 32 में कोई जना इस बैलेंस शीट को पढ़ता है और उसको ऐसा दिखता है कि भाई बैलेंस शीट में असेट साइड में बिल्डिंग आ रही है 10 लाख की, है ना, जबकि बाज़ार में उस बिल्डिंग के भाव बढ़ के 50 लाख हो चुके हैं। अगर उस बिल्डिंग को आज बेचने जाएंगे तो 50 लाख की हो चुकी है, लेकिन बैलेंस शीट में वो 10 लाख की दिख रही है। तो दिस इज़ अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि जब वो 2032 में कोई उस बैलेंस शीट को देख रहा है तो बिल्डिंग तो 50 लाख की है, लेकिन हमने एंट्री डाली 10 लाख की, तो 10 लाख की नज़र आ रही है। ये एंट्री गलत नहीं है, एंट्री इज़ राइट, लेकिन असेट्स और लायबिलिटीज़ का नेचर होता है कि उनकी वैल्यू घटती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इसलिए पीरियोडिकली, जैसे पार्टनरशिप में तो फिक्स है, एडमिशन होगा तब, रिटायरमेंट होगा तब, डेथ होगा तब, उस वक्त रीवैल्यूएशन किया जाता है। लेकिन कंपनी के केस में तो कोई एडमिशन रिटायरमेंट हो नहीं रहा, तो कंपनी कब रीवैल्यूएशन करेगी फिर? तो कंपनी रीवैल्यूएशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम करना है। मैनेजमेंट को जब लगता है कि भाई अब हमारी असेट्स लायबिलिटीज़ की वैल्यू में सिग्निफिकेंट चेंज हो गया है, तो वो लोग अपने असेट्स लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन कर सकते हैं। जब मैनेजमेंट को लगता है कि हमारे असेट्स लायबिलिटीज़ की वैल्यू में सिग्निफिकेंट चेंज हो गया है, तो वो रीवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो यूजुअली कंपनीज अपने असेट्स का रीवैल्यूएशन 5-10 साल में एक बार कर लेती है, उससे ज़्यादा की उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और चेंज सिग्निफिकेंट, ऐसा नहीं कि 10 लाख से 10,20,000 हो गए तो रीवैल्यूएशन कर दिया, ऐसा नहीं। सिग्निफिकेंट चेंज हो जाना चाहिए। जब आपको ऐसा लगे कि यार अब अगर बैलेंस शीट 10 लाख पे दिखाई जाती है तो पढ़ने वाले को गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी, गलत इंप्रेशन पड़ेगा, तो देन आप रीवैल्यूएशन कर लो। ये रीवैल्यूएशन का मतलब है कि असेट लायबिलिटीज़ का नेचर है, उनकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। जब मैनेजमेंट को लगे कि वैल्यू सिग्निफिकेंटली ऑल्टर हो गई है, चेंज हो गई है, तो देन दे कैन डू रीवैल्यूएशन। ये रीवैल्यूएशन का मतलब हुआ। अब पार्टनरशिप के केस में तो क्या होता है, रीवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो क्या करते हैं उसका? पार्टनरशिप के टाइम पे अगर रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसका क्या करते हैं? सर पार्टनर्स कैपिटल से डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। पार्टनर्स में बांट देते हैं बेसिकली। डेबिट, लॉस है तो डेबिट कर हाँ। दोगे, प्रॉफिट है तो आप क्रेडिट कर दो, पार्टनर में बांट दोगे, ठीक है ना। कंपनी में क्या करते हैं
जो रीवैल्यूएशन पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आप एक अलग रिजर्व में डाल के रख देते हो, उस रिजर्व को बोलते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व। सो रिजर्व क्रिएटेड ड्यू टू अपवर्ड रिवीजन ऑफ असेट्स। जब असेट्स की वैल्यू मेरी बढ़ जाती है तो उससे रिजर्व बन जाता है, प्रॉफिट होता है मुझे, उस रिजर्व को बोलते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है ना, वैल्यू घट भी सकती है, असेट्स की वैल्यू घट भी सकती है, एक बार बढ़ के बाद के अंदर घट भी सकती है। तो वो सब कब घट रही है कब बढ़ रही है क्या करना है उसका, उसके लिए अलग से चैप्टर होता है, अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। हमें उस कब चीज़ को अभी नहीं पढ़ना है, हमें बस रिवैल्यूएशन रिजर्व का मतलब चाहिए। रिवैल्यूएशन रिजर्व कब बनेगा, जब अपवर्ड रिवीजन होएगा असेट्स का। अपवर्ड रिवीजन, वैल्यू बढ़ रही है असेट्स की तब। अगर एसेट की वैल्यू घट रही है तो फिर ये रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं बनेगा। तो हमें कोई 12th में क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं कि एसेट्स की वैल्यू घट जाए तो क्या होगा। आप बोल सकते हो रिवैल्यूएशन होगा, दैट इज़ फाइन, पर वो जो लॉस होगा उस लॉस का क्या करना है वो आपसे कोई नहीं पूछ रहा है 12th में। तो आपको बस रिवैल्यूएशन रिजर्व का मतलब समझना है कि रिजर्व क्रिएटेड ड्यू टू अपवर्ड रिवीजन ऑफ असेट्स। ड्यू टू अपवर्ड रिवीजन ऑफ असेट्स, वैल्यू लिख देते हैं इसके आगे। असेट की वैल्यू जब बढ़ जाती है तो उस जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसको हम रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देते हैं। ये रीवैल्यूएशन रिजर्व का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा ये शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट। शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इशूड टू एम्प्लॉयज़। जो भी लोग कंपनीज़ में काम करते हैं उनको, जैसे एम्प्लॉई है तो वो लोग अच्छा काम करें इसके लिए उनको सैलरी तो मिलती है, उसके अलावा क्या करते हैं कि कंपनी अपने शेयर्स उनको इशू कर देती है। जैसे इन्फोसिस कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 1980s में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। इन्फोसिस का नाम सुना है सबने? यस सर। सुना, दक्ष ने सुना, और किसने सुना, रिम्मी ने सुना इन्फोसिस का नाम, Yes, sir. श्रेया ने सुना है? No, sir. नहीं सुना, ओके ठीक है। तो इन्फोसिस हमारे मतलब इंडिया की कंपनी है, कंप्यूटर के एरिया में काम करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में कंपनी काम करती है। 1980s में इसका पब्लिक इशू आया था, आईपीओ आया था, तो इन्होंने उस वक्त जो एम्प्लॉयज़ थे उनको अपने शेयर्स इशू कर दिए थे। तो कंपनी इतना अच्छा चली कि वो लोग सब मतलब जब 2010 आते आते उन शेयर्स के प्राइस, मार्केट प्राइस इतने बढ़ गए कि वो लोग सब करोड़पति हो गए, है ना। कंपनी को पैसा नहीं देना, कंपनी को सैलरी उनको नहीं देनी पड़ी। 10 रुपये का शेयर दिया 1980 में, मान लीजिए आज उस शेयर की वैल्यू अगर 10,000 हो जाए तो आदमी करोड़पति हो ही जाएगा। 10 रुपये का शेयर 10,000 का अगर हो जाए तो करोड़पति आदमी इसमें हो जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ को कंपनी अपने शेयर दे देती है। अब कंपनी ने तो शेयर दे दिया, अब अगर शेयर की मार्केट प्राइस बढ़ेगी तो एम्प्लॉय को अपने आप फ़ायदा हो रहा है, तो एम्प्लॉय को एक एनकरेजमेंट मिलता है, उसकी सैलरी एक तरह से आप बोल सकते हो बढ़ जाती है। लेकिन कंपनी उसको फोर्स नहीं करती भाई आपको हमारे शेयर लेने ही लेने। कंपनी एम्प्लॉय को ऑप्शन देती है, आपके पास में चुनाव करने का ऑप्शन है, आप चाहो तो शेयर ले लो कंपनी के, नहीं चाहते हो तो मत लो। तो इसलिए उसको बोला जाता है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जो कि हमारा जब आई थिंक कंपनी अकाउंट का चैप्टर चल रहा था लास्ट पेज पे थ्योरी पॉइंट आया था, तो हमने इसे डिस्कस नहीं किया था। मैंने आपको बोला था अपने स्कूल में पूछ लीजिए कि आपके सिलेबस में है या नहीं है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय को स्टॉक मतलब शेयर, कंपनी का शेयर होता है उसी को स्टॉक बोला जाता है। स्टॉक, एक स्टॉक तो हो गया इन्वेंट्री वाला स्टॉक हो गया, जो इन्वेंट्री असेट्स में इन्वेंट्री आता है उसको भी स्टॉक बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। लेकिन जो शेयर होता है, कंपनी का शेयर होता है, उसको भी स्टॉक बोलते हैं। तो यहाँ स्टॉक वर्ड से आप वो मत समझना ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो वाला स्टॉक नहीं है ये शेयर है, इसको हम शेयर भी बोल सकते हैं, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम। लेकिन जनरली स्टॉक वर्ड यूज़ होता है शेयर के लिए। तो स्टॉक, शेयर आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। स्टॉक और शेयर सेम ही चीज़ है, इंटरचेंजेबली यूज़ करी जाती है। जैसे स्टॉक मार्केट बोलते हैं, शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है। स्टॉक मार्केट सुना आप लोगों ने?
Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट बोल रहे हैं, मतलब शेयर और स्टॉक एक ही बात है, लेकिन स्टॉक वर्ड का मीनिंग क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक वाला भी होता है। तो दोनों टर्म्स सेम है, लेकिन कंफ्यूज हमें उनको नहीं करना। तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मतलब आपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दिया खरीदने के लिए कि भाई आप कंपनी के शेयर खरीद लो, तो डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इशूड टू एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉय को शेयर इशू किए हैं उनकी मार्केट प्राइस और इशू प्राइस का जो डिफरेंस है वो इस हेडिंग के अंदर आता है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर डेफिनेशन याद नहीं रहती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रहना चाहिए, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बैलेंस शीट में कहाँ आता है? बैलेंस शीट में आता है शेयर होल्डर्स फंड्स में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ये तो आपको पक्का पक्का माल याद होना चाहिए, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इधर वाली डेफिनेशन कुछ की आती है कुछ की नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तक क्या क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, SPR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। इसके अलावा अदर रिजर्व्स, मेन तो ये हो गए। अदर रिजर्व्स और भी रिजर्व तो किसी भी चीज़ के लिए कंपनी बना सकती है। और क्या क्या रिजर्व हो सकते हैं? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, आपको पता है इसका मतलब। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका मतलब आपको पता है। सब्सिडी रिजर्व, अगर किसी को सब्सिडी देनी है उसके लिए रिजर्व बनाया तो सब्सिडी रिजर्व। जनरल रिजर्व, वैसे ही पैसा रख लिया कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो जनरल रिजर्व जनरल यूज़ में आ जाता है। ये आपके सारे रिजर्व्स के हेडिंग हैं जो भी आपके बुक के अंदर दिए गए हैं। लास्ट आता है सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? व्हाट इज सरप्लस? तो सरप्लस क्या होता है कि बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नॉट अप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। मान लीजिए मैंने अपना P&L बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख का, नेट प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख का, ठीक है ना। इसमें से मान लीजिए मैंने रिजर्व जनरल रिजर्व बना दिया 20,000 का, मैंने यहाँ पे जनरल रिजर्व बना दिया। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 40,000 का, ठीक है। तो 20,000 काम आ गए, 40,000 डिविडेंड में चले गए। अभी भी कितना प्रॉफिट बचा है? 40 का अभी भी बचा है। इस 40 को क्या बोलेंगे? सरप्लस। सरप्लस इसको बोलेंगे। तो क्या डेफिनेशन हो गई? बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस को स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलते हैं। बैलेंस इन P&L दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नॉट अप्रोप्रिएटेड। प्रॉफिट नॉट अप्रोप्रिएटेड मतलब ये अप्रोप्रिएशन होता है, रिजर्व में डालना इज अप्रोप्रिएशन। नॉट अप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, जिसको अप्रोप्रिएट भी नहीं किया गया, जो डिविडेंड की तरह भी नहीं बांटा, वो प्रॉफिट का जो बैलेंस है उसको सरप्लस बोला जाता है। तो सरप्लस क्या हो गया? नेट प्रॉफिट माइनस एप्रोप्रिएशंस माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। नेट प्रॉफिट माइनस अप्रोप्रिएशंस माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपका सरप्लस हो गया। समझ में आ गया सरप्लस का मीनिंग? Yes, sir. ओके, तो ये आपका हो गया पूरा रिजर्व एंड सरप्लस का सेक्शन। रिजर्व एंड सरप्लस जो बैलेंस शीट के आपके फॉर्मेट में आता है, ये सारे हेडिंग्स आपके आते हैं। दक्ष, आपका कुछ छूटा है? नहीं सर, आप जब सरप्लस पढ़ा रहे थे ओके, तभी ठीक है। मैं गया। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर शेयर कैपिटल का हमने डिस्कस नहीं किया कंपनी अकाउंट वाले चैप्टर के हिसाब से। रिजर्व सरप्लस में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हमने यहाँ पर उसका मीनिंग समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसको हम करेंगे लास्ट में, इसको अभी छोड़ देते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया था। तो ये मेजर हेड है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज अ शेयर होल्डर फंड के बाद नेक्स्ट मेजर हेड जो आपका आ रहा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया है। तीसरा आता है हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। क्या बोल रहे हैं हम इसे? नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। इसका एक और टर्म होता है लॉन्ग टर्म डेट्स। नॉन करेंट लाइबिलिटी या नॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो रेशियो वाले चैप्टर में क्वेश्चंस में दोनों में से कुछ भी चीज़ लिखी हुई मिलती है। लॉन्ग टर्म डेट भी मिल जाता है लिखा हुआ, नॉन करेंट लाइबिलिटी मिल जाती है लिखी हुई।
दोनों का मीनिंग सेम है। देखिए शेयर होल्डर फंड तो मालिक का पैसा है, बाकी पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 दोनों एक तरह से लाइबिलिटी है, दोनों बोरोइंग्स है। तो टोटल बोरोइंग्स अगर मुझे बोलना है, टोटल बोरोइंग नॉन करेंट प्लस करेंट लाइबिलिटीज़, टोटल बोरोइंग्स इज नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटीज़, टोटल बोरोइंग्स, या टोटल डेट भी बोल सकते हैं। टोटल बोरोइंग्स, टोटल बोरोइंग्स क्या हो जाएगा आपका, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ प्लस करेंट लाइबिलिटीज़, टोटल बोरोइंग्स। टोटल डेट भी बोल सकते हैं इसे हम, टोटल डेट भी आप इसको बोल, तो डेट और बोरोइंग एक ही बात है। टोटल डेट भी नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी है ना। तो ये फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे रेशियो वाले चैप्टर में। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इधर एक टोटल डेट भी लिखा हुआ है, 3 + 4 नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी, आपका क्या बन जाएगा ये, टोटल डेट्स। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी में सबसे फर्स्ट चीज़ आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऐसी बोरोइंग्स, ऐसा कर्जा जो लंबी अवधि के लिए लिया गया, लंबी अवधि मतलब 1 साल से बाद रीपेमेंट होगा। मेनली इसमें क्या क्या था, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, मतलब एक तरह से बैंक से लोन है। टर्म लोन क्यों बोलते हैं, फिक्स पीरियड के लिए होता है, 5 साल 10 साल के लिए होता है। टर्म मतलब पीरियड, तो फिक्स पीरियड के लोन्स होते हैं, टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स, किसी और से लोन ले लिया, टर्म लोन फ्रॉम अदर पार्टीज। पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक से अगर डिपॉजिट लिए, जैसे बैंक में पैसा जमा कराते हैं हम, बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो, तो बैंक के लिए क्या लाइबिलिटी है। पब्लिक ने अपना पैसा बैंक में जमा कराया अकाउंट में, बैंक के एंगल से देखो तो इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक, ठीक है ना। तो जैसे बैंक में हम पैसा जमा कराते हैं, ऐसे ही कंपनीज़ में भी हम अपना पैसा जमा करा सकते हैं। बहुत कम लोगों को पता होता है कि सिर्फ बैंक में ही पैसा डिपॉजिट नहीं कराते, अच्छी अच्छी कंपनियों में भी आप पैसा डिपॉजिट करा सकते हो। वहाँ पे इंटरेस्ट बैंक से ज़्यादा मिलता है और सेफ्टी भी है, कंपनी अगर अच्छी है तो आपका पैसा वहाँ पर सेफ भी होता है। तो पब्लिक ने डिपॉजिट किया, शेयर खरीदा तो शेयर होल्डर बन गया, डिबेंचर खरीदा तो डिबेंचर होल्डर बन गया मैं। अगर वैसे ही डिपॉजिट करा दिया कंपनी के पास पैसा तो इट इज़ अ पब्लिक डिपॉजिट। तो ये भी कंपनी के लिए इट इज़ अ बोरोइंग लाइबिलिटी। तो डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, इसके अलावा भी अगर किसी से लोन से या कुछ एडवांस लिया हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता है। तो इनके सबके मीनिंग आसान से ही समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ नेट, इसके मीनिंग में ना जाओ, इसके मीनिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ये जान लो कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ कहाँ पे आता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़। बस इतना आपको यहाँ पर जानना है इसका मीनिंग। जब पूरा चैप्टर हो जाएगा हमारा तब ब्रीफली मैं इसका मीनिंग भी आपको बता दूंगा। अभी क्यों, अदरवाइज़ इनकम टैक्स क्या होता है वो सब चीज़ में जाना पड़ेगा, तो इसके मीनिंग पे हम नहीं जा रहे। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ है, ये आपका इधर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या क्या था वो देखते हैं। देखिए ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स तो करंट लाइबिलिटी होता है। फिर इसको यहाँ क्यों लिख दिया भाई, हमने जितने रेशियो का भी क्वेश्चंस किया हमने देखा था ट्रेड पेबल्स जो होता है, सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ये तो करंट लाइबिलिटी होता है। तो 99% केसेस में करंट लाइबिलिटी ही होता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई क्रेडिटर ने मुझे बोला अच्छा चल तू 2 साल के बाद पैसे देना, अगर किसी क्रेडिटर ने, ऐसे कोई करता नहीं है बट कोई क्रेडिटर है उसने बोल दिया 2 साल बाद पैसे देना, तो फिर मैं उसको करंट लाइबिलिटी में नहीं दिखा सकता, फिर मुझे उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा।
तो ट्रेड पेबल लॉन्ग टर्म में भी आ सकता है अगर पैसे जो पे करने हैं वो 12 महीने के बाद पे करने के हों तो। बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है। 99% केसेस में ट्रेड पेबल इज़ अ करेंट लाइबिलिटी। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ट्रेड पेबल को करेंट मान के ही करने, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन आए। अगर क्रेडिटर ऐसा है जिसके 1 साल के बाद पेमेंट करना है, बिल्स पेबल ऐसा है 1 साल के बाद पेमेंट करना है, तो फिर उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में। समझ में आया श्रेया को यहाँ पे? Yes, sir. ओके जी। तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में पहली चीज़ हो गई ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। इसके अलावा अदर्स, और भी अगर कोई और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है तो उसको हम यहाँ पर अदर्स में दिखाते हैं। इसमें क्या क्या आ सकता है? जैसे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमने पढ़ा था डिबेंचर वाले चैप्टर में। क्या होता है बताइए? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सर जब ये होती हैं कंपनीज, वो जब अपने फोरफीटेड शेयर को री इशू करती हैं तो वो जितने की उनकी फेस वैल्यू होती है उनसे थोड़ा ज्यादा पैसे लेके री इशू करती हैं, तो वो होता है। नहीं नहीं, वो तो शेयर की बात हो गई, यहाँ डिबेंचर की बात हो रही है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर वाले चैप्टर से सोचो, वहाँ पे क्या किया था हमने इसका। तो सर शेयर की जगह डिबेंचर लगा दो, वही। पर शेयर का तो रिडेम्पशन नहीं होता ना। थोड़ा सा सोचिए कि क्या होता, क्या क्या जर्नल एंट्री डाली थी इसकी हमने, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अगर कोई डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, अगर कोई डिबेंचर डिबेंचर है ₹100 उसकी फेस वैल्यू है, डिबेंचर 100 रुपये का है, इसका रिडेम्शन जब होगा, जब इसका पेमेंट किया जाएगा तो प्रीमियम के ऊपर होगा। इसका रिडेम्शन प्रीमियम होगा। 100 रुपये के डिबेंचर पे हम कितने पैसे लौटाएंगे? 110। कंपनी को मिले तो 100 रुपये थे, जब लौटाएगी तब 110 लौटाएगी, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा कंपनी यहाँ पे लौटा रही है। तो आप सोचिए, ध्यान करिए, इशू ऑफ डिबेंचर की जर्नल एंट्री में हम 2 लाइन नई ऐड करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर की जो जर्नल एंट्री है उसमें हम You said loss on issue of यस, तो पहली लाइन जो हम करते हैं, लॉस debenture. ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। एक तो इसको डेबिट में जोड़ते हैं एक लाइन, एक नई लाइन हम जोड़ते हैं क्रेडिट में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। याद आया दक्ष को? यस सर, आ गया। फिर इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का क्या करते थे? इसको हम राइट ऑफ कर देते थे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम राइट ऑफ कर देते थे, लेकिन उस वक्त भी हमने बात करी थी, ये तो एक लॉस एक्सपेंस है ना, इसको तो हम राइट ऑफ कर देंगे, P&L से कर देंगे या कैपिटल प्रॉफिट में से कर देंगे। बट दिस वॉज अ लाइबिलिटी। अगर आपको याद होगा हमने बात करी थी, लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी तब तक पड़ी रहेगी जिस दिन तक डिबेंचर का रिडेम्शन नहीं हो जाता। तो ये जो लाइबिलिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये कहाँ पे आता है बैलेंस शीट में? ये आपका आ रहा है यहाँ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में। कहाँ पे आ रहा है? लाइबिलिटीज़ में, लाइबिलिटीज़ के अंदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में, नॉन करेंट में, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में ये आ रहा है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अगर डिबेंचर लॉन्ग टर्म के हैं, तो डिबेंचर यूजुअली लॉन्ग टर्म के ही होते हैं, शॉर्ट टर्म के नहीं होते, इसलिए यहाँ लिखा है अगर लॉन्ग, अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म का डिबेंचर किसी ने इशू किया, फिर वो करेंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। बट मोटे तौर पे डिबेंचर लॉन्ग टर्म ही होते हैं, इसलिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन यहाँ पर आएगा। जैसे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होता है, इसी तरह से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का भी रिडेम्पशन होता है, और वो भी प्रीमियम पे हो रहा है तो उसका प्रीमियम भी यहाँ पर आपका आएगा। तीसरा, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। मेरा कोई कस्टमर है जो मेरे से सामान खरीदता है, उसने मुझे पैसा एडवांस दे दिया। भाई हम कई बार एडवांस दे देते हैं, मेरे कस्टमर ने मुझे एडवांस दे दिया लॉन्ग टर्म के लिए, उसने एडवांस दे दिया, लेकिन मुझे उसको सामान
1 साल के बाद देना है। जैसे मान लीजिए कि मुझे एरोप्लेन ख़रीदना है, मुझे एरोप्लेन ख़रीदना है। अब एरोप्लेन तो क्या होता है, आज मैं एडवांस दूंगा तो बनने में 2 साल लग जाएंगे उसको, 2 साल बाद मुझे डिलीवरी मिलेगी। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म एडवांस, इसलिए ये नॉन करेंट लाइबिलिटी में आ रहा है। कोई एरोप्लेन का कंपनी का नाम बोलिए। एरोप्लेन कौन कौन सी कंपनी के आते हैं, सुना होगा किसी ने नाम? Indigo. इंडिगो तो एमिरेट्स, ऑपरेटर है, इंडिगो तो प्लेन तो उड़ा रहा है। बोइंग, हाँ जी, बोइंग 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 है, बोइंग क्या सबसे है वो? कॉमन नाम है, बोइंग होता है आपका, बोइंग कंपनी है, ठीक है ना। एक तरफ बोइंग है, एक तरफ इंडिगो है। इंडिगो कंपनी प्लेन बनाती नहीं है, इंडिगो कंपनी बोइंग से प्लेन खरीदेगी, उसमें आप लोगों को बैठा के उड़ाएगी। तो बोइंग कंपनी जो प्लेन को बना रही है और प्लेन बना के इंडिगो को बेचती है। अब एरोप्लेन ऐसा नहीं है कि आप कपड़े या जूते बेच रहे हो जो बना बना के स्टॉक भर लिया गोडाउन में, जब लोग आएंगे खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होता। एरोप्लेन में क्या होता है, ऑर्डर मिलता है, 10 प्लेन हमें बना के दो, 20 प्लेन हमें बना के दो, फिर वो उसके बाद वो बनाना शुरू करते हैं। तो इंडिगो ने बोइंग को ऑर्डर दिया कि हमें 10 एरोप्लेन बना करके दो। तो इंडिगो, तो बोइंग ने बोला भाई ठीक है हम बना के देंगे, कुछ एडवांस दो। जैसे आपके घर पे भी कोई काम करने आता है एडवांस मांगता है, तो वो भी एडवांस मांगेगा ना भाई। इंडिगो ने आज बोल दिया कि प्लेन बना के दो, कल को बोइंग प्लेन बना दे, इंडिगो बोल दे हमने तो बोला ही नहीं, तो बोइंग क्या करेगा उस एरोप्लेन का, करोड़ों का प्लेन है, तो वो एडवांस लेते हैं। तो इंडिगो ने बोइंग को कुछ पैसा एडवांस दिया, मान लीजिए 100 करोड़ दिया, 100 करोड़ इंडिगो ने बोइंग को एडवांस दे दिया। एडवांस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट चीज़ बाद में मिलेगी, एरोप्लेन बाद के अंदर मिलेगा। इंडिगो ने दिया, बोइंग ने लिया। बोइंग के लिए क्या है, इट इज़ एन असेट और लायबिलिटी। ये जो 100 करोड़ है, ये बोइंग के लिए असेट है या बोइंग के लिए लायबिलिटी है? Assets. असेट कैसे है ये? सर Liabilities. लायबिलिटी। लायबिलिटी है। बोइंग को तो एडवांस मिला, एडवांस मिला, किससे एडवांस मिला? फ्रॉम कस्टमर, जो जना उसका सामान खरीदेगा उससे एडवांस मिला, ठीक है ना। अगर कल को बोइंग ने एरोप्लेन बना के नहीं दिए तो एडवांस लौटाना पड़ेगा वापस। ऐसे थोड़ी इंडिगो बोलेगा कि एरोप्लेन भी नहीं दे रहे हो पैसे भी रख लोगे, ऐसा नहीं हो रहा। तो दिस इज़ अ लायबिलिटी। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अगर कस्टमर से एडवांस मिल रहा है, इट इज़ अ लायबिलिटी। तो ये कहाँ आता है, ये आपका आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो बोइंग की बैलेंस शीट जो होगी उसमें एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स यहाँ पर आएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में, ठीक है ना। अब ये एरोप्लेन बनने में 2 साल लगेंगे, तो एडवांस आपका 1 साल से ज़्यादा का है, तो वैसे ही लॉन्ग टर्म हो गया, इसलिए इधर आएगा ये। तो ये अदर्स में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, लॉन्ग टर्म। ये जो पूरा है इसका मैं ये फाइल मैं आपके उस ऐप के अंदर अपलोड कर दूंगा, तो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आप पढ़ के रिवाइज करके ना लर्न कर सकते हो। बुक के अंदर भी यही चीज़ें दी गई है, लेकिन वहाँ इस फॉर्मेट के अंदर टू द पॉइंट करके नहीं दी गई, वहाँ अलग अलग पैराग्राफ में डिस्कशन किया गया, तो ग्रास्प करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। बट ये सब कुछ चीज़ बुक की है, कोई नई चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं डाली है। तो ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ यहाँ पे आ गया। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी में और क्या क्या था हमारा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो प्रोविज़न का मीनिंग हमें मालूम ही है, अगर प्रोविज़न कोई लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाए तो उसको लॉन्ग टर्म प्रोविज़न बोला जाता है। बस ये लास्ट 2-3 ये कर लेते हैं, फिर आगे कल करेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न का एग्जांपल, मान लीजिए एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए कोई प्रोविज़न है, जैसे प्रोविज़न फॉर ग्रेचुटी, प्रोविज़न फॉर लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, प्रोविज़न फॉर वारंटीज़। तो ये प्रोविज़न अगर लंबे पीरियड के लिए बनाए गए तो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के अंदर ये आएंगे। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक हो गया। करेंट लायबिलिटीज से हम कल स्टार्ट करेंगे, तो प्रोबेबली बैलेंस शीट डिस्कशन हमारा कल या परसों की आधी क्लास तक हो जाएगा, फिर हम वापस रेशियो के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे क्लोज करते हैं।